ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो हमारा जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट सेकंड डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये जो आपका पार्ट सेकंड रहेगा, ये पार्ट सेकंड बेसिकली आपका फोकस रहेगा कि आपके राजस्थान में जो अदर आपके एग्जाम होते हैं लाइक एज ए एसीपी हो गया और प्रोग्रामर हो गया, जिसमें ये एक सब्जेक्ट है जिसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बेस्ड पे जो हम क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए डेटा स्टोर्ड इन डीएफडी रिप्रेजेंट। देखो डीएफडी के अंदर, डीएफडी मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम। देखो यहाँ पे डीएफडी क्या होती है, आपकी डेटा फ्लो डायग्राम होती है ना। डीएफडी मतलब डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डीएफडी होती है, तो डीएफडी देखो, डीएफडी का मेन जो काम होता है वो क्या काम करती है डीएफडी, कि डीएफडी आपके जो डेटा का जो फ्लो है उसको दर्शाती है, जिसमें कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा, मतलब आपके सिस्टम को जो इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे सपोज को एक प्रोसेस लेते हैं इसके अंदर, और वहाँ पे क्या करते हैं, जो हमें इंटरनल जो एंटिटी होती है और जो एक्सटर्नल एंटिटी होती है जिससे हमें इनपुट लेना होता है, उन इनपुट को यहाँ पे दर्शाते हैं डीएफडी में। ठीक है, तो यहाँ पे डीएफडी के अंदर जो हमारे लेवल होते हैं, जैसे लेवल 0 हो गया, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, तो डिफरेंट लेवल के अंदर क्या करते हैं हम इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो हमारा डेटा स्टोर्ड, एक यहाँ पे जब लेवल 1 और लेवल 2 होता है उसमें डीएफडी का डेटा भी स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो आपका डेटा किस टाइप का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा है सिक्वेंशियल फाइल होती है, डिस्क स्टोर होता है, या रिपोजिटरी ऑफ डेटा होता है, या रैंडम एक्सेस डेटा होता है। तो आपको ध्यान रखना है डेटा किस टाइप का होता है, रिपोजिटरी ऑफ डेटा होता है आपके डीएफडी में जो डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा डीएफडी का, कि एक्चुअली डीएफडी क्या होती है, इसके लेवल क्या क्या होते हैं और कैसे काम करती है। ठीक है, तो डीएफडी आपका किसका पार्ट है, सिस्टम में जो एनालिसिस जो पार्ट होता है, एनालिसिस पार्ट में डीएफडी का डिजाइन किया जाता है। ओके, द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म ड्यूरिंग। देखो ये कह रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, देखो सबसे पहले जब भी कोई सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, मतलब सिस्टम का जो डिजाइन का लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसे एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के लिए उसी फेज में आता है आपका कॉस्ट बेनिफिट। तो कॉस्ट बेनिफिट में जो आपकी स्टडी की जाती है उस स्टडी कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी फेज। तो देखो आपका एक फेज होता है फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या करती है, आपकी टेक्निकल, कॉस्ट, टाइम, रिसोर्स, इन सभी की स्टडी करके बताती है कि जो भी सिस्टम डेवलप होगा उसको कितनी कॉस्ट में डेवलप किया जा सकता है, और जितनी कॉस्ट में सिस्टम को डेवलप किया जाएगा क्या वो उस कंपनी के लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कौन बताएगा, फिजिबिलिटी स्टडी फेज बताएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चनरीज कैन बी यूजफुल इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग व्हेन यूजर। देखो ये कह रहा है कि जो आपकी क्वेश्चनरीज होती है, मतलब क्वेश्चन की जो सीरीज होती है, किसके लिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे एक ध्यान दो कि आपका एक टूल होता है, देखो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक टूल होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो आपका टूल होता है, उस रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टूल के अंदर जहां पे आपका एक इंक्लूड किया जाता है, किसको, यहां पे इंक्लूड किया जाता है क्वेश्चनरी को। देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चनरी जो आपके रिक्वायरमेंट गैदरिंग का टूल है वो क्या है, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, कुछ एक प्री डिफाइंड फिक्स क्वेश्चन होते हैं, उसके बेस्ड से यूजर की रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। देखो यहाँ पे यूजर को क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और वो क्या करता है, यूजर उन क्वेश्चन का आंसर देता है। यूजर मतलब जो सिस्टम को डेवलप करवाना चाह रहा है, जो क्लाइंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चनरी की जो सीरीज होती है वो आपके एडवांस पार्ट होता है किसका, इंटरव्यू का। ठीक है, तो देखो इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं क्लाइंट से और वो हमें आंसर देता है, और क्वेश्चनरीज में क्या होता है, प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं जिनको हम पुट करते हैं किससे, क्लाइंट से, और वो उनका आंसर देता है। तो ये कह रहे हैं जो क्वेश्चनरी जो सीरीज होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, इनमें से कब यूजफुल होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योग्राफिकली, मतलब ये कह रहा है कि जो आपका क्लाइंट है वो आपका ज्योग्राफिकली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डिफरेंट लोकेशन में उसके ऑफिस हैं, और उसके बेस्ड पे वो क्या बनवाना चाहता है, आपसे कोई सिस्टम को डेवलप करवाना चाहता है। फिर कह रहा है नीड प्रमोटिंग टू रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन। अगला कह रहा है आर नॉट वेल इन्फॉर्म। अगला कह रहा है डू नॉट हैव टाइम
टाइम फॉर इंटरव्यू। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चनरी सीरीज में क्या होता है कि हमारे एक प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं, जो कि अगर क्लाइंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए बेस्ट है रिक्वायरमेंट गैदर करने का। क्यों? क्योंकि हम प्री डिफाइंड जो क्वेश्चन है उसको हम किसी भी वे से, फोनो कॉल से, वीडियो कॉल से, बाई पोस्ट के द्वारा हम उन क्वेश्चन को भेज के और वहाँ पे जितने भी जो क्लाइंट की जो अलग अलग लोकेशन पे जो ऑफिस है उन सब से उनकी रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना ए इज द राइट आंसर होगा कि जब आपका वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड जब आपका क्लाइंट होता है तो उसके लिए क्वेश्चनरीज बेस्ट होता है। अच्छा, इन आईपीओ चार्ट पी स्टैंड फॉर, देखो यहाँ पे एक पार्ट होता है आपका, अगर मैं बात करूं सिस्टम की तो सिस्टम के लाइफ साइकिल में एक पार्ट आता है डिजाइन, और डिजाइन फेस में यहाँ पे एक चार्ट बनाया जाता है जिसका नाम होता है आईपीओ चार्ट। एक चार्ट बनाया जाता है आईपीओ चार्ट। तो देखो आईपीओ चार्ट का मतलब होता है कि आपका इनपुट प्रोसेस और यहाँ पे ओ का मतलब होता है आउटपुट। तो यहाँ पे जो आईपीओ चार्ट होता है, आईपीओ चार्ट आपके सिस्टम के करैक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। ये बताता है कि हमारे जो सिस्टम है उसको हमें क्या इनपुट देना है, उस इनपुट के बेस पे क्या प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस से क्या आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये चार्ट मतलब ये क्या है, ये एक आर्किटेक्चर है, ये सिस्टम डिजाइन का क्या है, एक आर्किटेक्चर है जो आपको बताता है कि आपके कितने इनपुट होंगे, उसके बेस पे क्या प्रोसेसिंग की जाएगी, उसके बेस पे क्या आउटपुट आएगा। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आईपीओ में पी स्टैंड फॉर, पी क्या कहता है, देखो पी का मतलब होता है प्रोसेस, पी का मतलब क्या होता है प्रोसेस, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पी का मतलब क्या होगा, प्रोसेस होगा। इसके साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, सिस्टम डिजाइन फेस में एक दूसरा चार्ट बनता है जिसे हम हिप्पो चार्ट कहते हैं, हिरार्किकल इनपुट आउटपुट प्रोसेस चार्ट भी होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो फिजिबिलिटी चेकिंग इज द स्टेप परफॉर्म, देखो ये कह रहे हैं जो फिजिबिलिटी होती है वो कब चेक की जाती है, कब परफॉर्म की जाती है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले जो भी क्लाइंट सिस्टम को डेवलप करवाना चाहता है तो सबसे पहले हम क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बेस्ड पे हम उसको एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम चेक करते हैं कि भाई ये जो सिस्टम बनेगा ये कितनी कॉस्ट में बन जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी टेक्निकल टीम लगेगी, कितने रिसोर्स लगेंगे, तो सारी स्टडी की जाती है। ठीक है, अच्छा इस सारी स्टडी होने के बाद में एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है जिसको हम कहते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो देखो ये जो SRS डॉक्यूमेंट्स होता है, इस डॉक्यूमेंट से पहले ही फिजिबिलिटी स्टडी कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि SRS डॉक्यूमेंट्स में आपके जो क्लाइंट होता है जो सिस्टम को डेवलप करवाना चाहता है उसके और डेवलपर के बीच में लीगली साइन हो जाएगा, मतलब एग्रीमेंट हो जाएगा। तो एग्रीमेंट से पहले ही क्या करेंगे, हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। तो ध्यान रखना आपको कि SRS से पहले फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। तो आप ऑप्शन देखो यहाँ पे, बिफोर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर ड्रॉन, ये कह रहा है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS का शॉर्ट फॉर्म होता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो कह रहा है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से पहले। दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर ड्रॉ, ये कह रहा है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जब ड्रॉ की जाएगी तब की जाएगी। आफ्टर ऑल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर ड्रॉन, ये कह रहा है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद की जाएगी, और एट एनी टाइम, किसी भी टाइम की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है जो फिजिबिलिटी चेकिंग होती है वो हमेशा और हमेशा आपके SRS से पहले होती है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है, SRS। ठीक है, तो SRS से पहले क्या की जाती है, फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। ओके, राइट आंसर क्या होगा, ए। विच इज नॉट ए वैलिड स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, ये कह रहा है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन की कौन सी वैलिड स्टेट नहीं है। तो देखो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन का मतलब है कि भाई हमें क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी है और रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना है। ठीक है, ये टास्क होती है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन की। अब यहाँ पे पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, बिल्कुल सही बात है भाई, रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ली जाती है, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है एनालिसिस एंड मॉडल द रिक्वायरमेंट, बिल्कुल की जाती है, एनालाइज भी की जाती है और मॉडल बनाया जाता है रिक्वायरमेंट का। डिजाइन स्पेसिफिक चेकिंग, ये कह रहा है डिजाइन स्पेसिफिक चेकिंग एंड फिजिबिलिटी, देखो ये गलत है, डिजाइन स्पेसिफिक चेकिंग ये नहीं की जाती, ये रॉन्ग है, ये नहीं की जाती है। ठीक है, तो आपसे नॉट वैलिड स्टेप पूछा है, तो यहाँ पे डिजाइन स्पेसिफिक चेकिंग आपसे नहीं की जाती है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में। ठीक, अगला क्या है, रिव्यू एंड वैलिडेट SRS टू गेट कंफर्मेशन फ्रॉम यूजर, ये सही बात है, ये भी की जाती है, रिव्यू किया जाता है और वैलिडेट किया जाता है SRS को। ठीक है, यूजर से कंफर्मेशन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं, नोट पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा
नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखो ये कह रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पहली स्टेप कौन सी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिर है सिस्टम डिजाइन, फिर है सिस्टम टेस्टिंग, फिर है नन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करोगे तो सबसे पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के बेस्ड पे काम किया जाता है। ठीक है, तो आपकी पहली स्टेप क्या हो जाएगी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पहली स्टेप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो जाती है, फिर एनालिसिस होता है, फिर डिजाइन होता है, फिर इंप्लीमेंटेशन होता है, फिर आपकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट देखो, द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ, ये कह रहा है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है वो किसका अल्टरनेटिव नेम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है वो अल्टरनेटिव नेम किसका होता है, आपका वाटरफॉल मॉडल। जो आपका वाटरफॉल मॉडल होता है उसी को हम कहते हैं क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल या फिर लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, इसी का अल्टरनेट नेम है वाटरफॉल मॉडल। ओके, एसआरएस स्टैंड फॉर, तो देखो यहां पे आपसे पूछा एसआरएस, तो एसआरएस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पहला ही ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे एसआरएस के बारे में थोड़ा सा और समझो कि एसआरएस क्या होता है। देखो सबसे पहले जब भी कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद में उसे स्टडी की जाती है, इसका मतलब फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, और उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसे हम कहते हैं एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो क्या ड्रॉ करता है, जो सिस्टम का, जो भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप होगा उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्स लगेंगे, सारे के सारे वहाँ पे फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को ड्रॉ किया जाता है। और ये एसआरएस होता है, ये पहला डॉक्यूमेंट्स होता है, ये पहला लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो किसी क्लाइंट और डेवलपर के बीच में साइन डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, क्लाइंट और डेवलपर बीच में होता है, एग्रीमेंट साइन किया जाता है एसआरएस के बेस पे। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप फॉर ए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखो कह रहा है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, इनमें से सही ऑर्डर कौन सा है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई सिस्टम को डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले देखो सिस्टम को डेवलप करने से पहले भाई हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, जैसे हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, प्लानिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उस प्लानिंग के बेस्ड पे एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस बेस पे क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, डिजाइन के बेस्ड पे क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट के बाद उसको क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको अभी क्या करना है, एग्जाम फाइट करना है, तो आपने जब एग्जाम फाइट करने की जब प्लानिंग, सबसे पहले आपने क्या टास्क परफॉर्म की होगी भाई, आपको जब ये लगा होगा कि राजस्थान में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है तो आपने क्या सबसे पहले उस पर प्लानिंग की होगी, भाई मुझे ये एग्जाम को फाइट करना है तो प्लानिंग की होगी। फिर एनालिसिस क्या होगा, भाई मुझे कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बेस्ड पे आपने क्या होगा, जो भी उसका सिलेबस वगैरह आया होगा उसको पूरा डिजाइन किया होगा, फिर आपने स्टडी की होगी पूरा। तो ये आपके फेज होते हैं। तो इसी टाइप से आपको ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कौन से फेज होते हैं। तो देखो सबसे पहले कह रहा है एनालिसिस फिर प्लानिंग, नहीं गलत बात है, एनालिसिस पहले नहीं होती है। सबसे पहले कह रहा है प्लानिंग सही है, फिर एनालिसिस कह रहा है, फिर इंप्लीमेंट से पहले डिजाइन होता है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है प्लानिंग बिल्कुल सही है, प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बिल्कुल डिजाइन के बाद डॉक्यूमेंट्स बनता है, फिर इंप्लीमेंटेशन करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो सी इज द राइट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर फेज के बारे में पूछे, पहले प्लानिंग आएगा, फिर एनालिसिस आएगा, फिर डिजाइन आएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है, फिर इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर टेस्ट की जाता है, फिर इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग इज टू, देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए सबसे पहले स्टेप कौन सी होती है। ठीक है, तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले हम उसका स्कोप या ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। भाई देखो हमें क्या डेवलप करना है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि हम किसको डिजाइन करते हैं, हम स्कोप या ऑब्जेक्टिव को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो डिटरमाइन द बजट, सेलेक्टेड टीम, ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कंस्टेंट, फिर एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो ध्यान रखना आपको कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है या फिर स्कोप होता है उसको क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, आपको ये टास्क ध्यान रखनी है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल। ये कह रहा है सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल की स्टेप्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो डिजाइन मॉडल में क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन के एक स्पेसिफिक पार्ट की बात कर रहे हैं डिजाइन।
तो ये कह रहा है डेटा डिजाइन, बिल्कुल भाई डेटा डिजाइन किया जाता है। आर्किटेक्चर डिजाइन, बिल्कुल आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। इंटरफेस डिजाइन, बिल्कुल इंटरफेस डिजाइन किया जाता है। तो ये सारे सारे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑल, सभी को डिजाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्राइमरली एम ऑन, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्राइमरी पहला एम क्या होता है? तो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्राइमरी एम क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो सॉफ्टवेयर देखो एक तो बजट में डेवलप होना चाहिए, ठीक है, विद इन बजट में डेवलप होना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक चलना चाहिए वो सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर को हमने डेवलप किया और बाद में पता लगा यार ये तो यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो वो बजट में डेवलप होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे रिलेबल सॉफ्टवेयर, रिलेबल बिल्कुल सही बात है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी रिलेबल एंड कॉस्ट इफेक्ट, देखो ये एक साथ दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप होना चाहिए जो रिलेबल भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। रिलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव दोनों के दोनों होना चाहिए। क्या आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एम जो होता है वो आपके रिलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है। देखो ध्यान रखना, एक टाइम चला था, अगर मैं 1970 और 80 की बात करूं तो वहां पे क्या होता था, जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते थे उसमें से आपके 98% सॉफ्टवेयर तो आपके फेल हो जाते थे, ठीक है। तो आपके इसीलिए आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सारा का सारा आपको प्रॉपर पूरा प्लानिंग से सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए, एक पूरा लाइफ साइकिल को फॉलो करना चाहिए। तो आपकी सबसे प्राइमरी जो एम होती है वो होता है रिलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी होती है वो किस पे बेस्ड होती है? तो देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है वो कब की जाती है? रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। अच्छा, उसका एम क्या होता है? उसका एम होता है कि हमें जो सॉफ्टवेयर है या जो सिस्टम है जिसे हमें डेवलप करना है उसमें कितनी तो कॉस्ट आने वाली है, कितना टाइम लगने वाला है, कितने रिसोर्स लगने वाले हैं और कितने हमारे टेक्निकल टीम नॉन टेक्निकल टीम का एफर्ट्स लगने वाला है। तो इस सारी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, बिजनेस एंड मार्केटिंग कंसर्न नहीं, स्कोप एंड कंस्ट्रेंट नहीं, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टाइम एंड रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है कि आपके जो फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है उसमें क्या की जाती है? टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टाइम और रिसोर्स के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। फिर कह रहे हैं डिवीजन ऑफ सिस्टम इनटू कंपोनेंट्स प्रोसेस सब सिस्टम इज कॉल्ड। देखो एक सिस्टम को कंपोनेंट्स में, सब प्रोसेस में और सब सिस्टम में डिवाइड करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फंक्शनल डिकम्पोजिशन। तो आपको ध्यान रखना है ये कहलाता है फंक्शनल डिकम्पोजिशन, ठीक है। किसी सिस्टम को कंपोनेंट्स में, प्रोसेस में, सब सिस्टम में डिवाइड करना क्या कहलाता है? फंक्शनल डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये कह रहा है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पहली स्टेप कौन सी होती है? तो पहली स्टेप कौन सी होती है भाई? आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ एनालिसिस, डिजाइन, प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई, डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंट्स। तो आपकी पहली स्टेप क्या होती है? प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी क्या करना? आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है। देखो इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब MIS, ये कह रहा है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसका ये कह रहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? तो देखो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम के हिरार्की को दर्शाता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सिस्टम, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? एक सिस्टम बना रखा है, उसके बेस्ड पे क्या करती है गवर्नमेंट? मैनेज करती है। भाई आप सब लोग उन्हीं, जैसे सपोज करो कि आप स्कूल में जॉब लग जाओगे, आपकी जॉब लगेगी तो उसके बाद में क्या होगा कि आपके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरा पूरा सिस्टम बना रखा है, आप उस सिस्टम का हिस्सा हो और उसके साथ आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका MIS होता है उसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका क्या होता है? सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है MIS का इंपॉर्टेंट फैक्टर में से क्या होता है? सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ टेस्टिंग। देखो टेस्टिंग की करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहे हैं आपसे, तो देखो आपको ध्यान रखना है टेस्टिंग क्या होता है। देखो टेस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा यहाँ पे जो भी आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है उसे टेस्ट करना होता है कि वो प्रॉपर सही से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो टेस्टिंग डिफरेंट लेवल पे परफॉर्म की जाती है।
तो अगर मैं बात करूं टेस्टिंग के स्टेज की बात करूं तो सबसे पहले आपके यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होती है, उसके बाद आपके इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म होती है, फिर उसके बाद उसके सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म होती है, फिर उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म होती है। ये जनरली आपके टेस्टिंग के क्या होते हैं, अलग अलग फेज होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, रिग्रेशन और एक्सेप्टेंस। देखो सबसे पहले यूनिट होती है, बिल्कुल सही बात है, फिर इंटीग्रेशन होती है, फिर सिस्टम होती है, अच्छा यहाँ पे रिग्रेशन दिया हुआ है, और फिर एक्सेप्ट टेस्टिंग दिया हुआ है। तो देखो ध्यान रखना, रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप सिस्टम या सॉफ्टवेयर में कोई चेंज करते हो तो उसके बाद जो टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है उसे कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। और देखो यहाँ पे रिग्रेशन टेस्टिंग का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सिस्टम टेस्टिंग के बाद ही परफॉर्म की जाएगी। रिग्रेशन टेस्टिंग किसी भी स्टेज पे परफॉर्म की जा सकती है, लेकिन जर्नली इसे सिस्टम टेस्टिंग के बाद किया जाता है। क्यों? ज़्यादातर मोस्टली जो चेंजमेंट आता है वो सिस्टम टेस्टिंग के बाद ही आता है। ठीक है, तो ये आपके, अब इसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा है तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट टेस्टिंग करो, फिर इंटीग्रेशन करो, फिर सिस्टम करो, फिर रिग्रेशन करो, फिर एक्सेप्ट टेस्ट करो, है ना। बाकी आपके कोई भी राइट आंसर नहीं है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो, द डेटा डिक्शनरी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ। देखो ये कह रहा है डेटा डिक्शनरी किसका डिस्क्रिप्शन दर्शाती है। तो देखो आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर मैं डेटा डिक्शनरी की बात करूं तो डेटा डिक्शनरी क्या करेगी, आपके मेटा डेटा का कलेक्शन होता है। इसका मतलब है मेटा डेटा को जहां पे स्टोर किया जाता है वो एरिया क्या कहलाता है, आपका डेटा डिक्शनरी कहलाता है। ठीक है, तो कंटेंट किसको करती है, देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, डेटा डिक्शनरी क्या होता है, आपका मेटा डेटा होता है। ठीक है, मेटा डेटा होता है। अब ये मेटा डेटा किसका कंटेंट करती है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो देखो जब भी आपकी डीएफडी ड्रॉ की जाती है, जब भी आपकी डीएफडी ड्रॉ की जाती है तो डीएफडी का जो मेटा डेटा होता है उसको रखने के लिए हमें डेटा डिक्शनरी को डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर देखो, देखो ये आपका डीएफडी एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है, जो आपके डीएफडी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रखने के लिए आपके डेटा डिक्शनरी को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। देखो डीएफडी इज नॉर्मली लेवल्ड। देखो डीएफडी को अलग अलग लेवल पे डिफाइन किया जाता है। अगर मैं लेवल की बात करूं तो जैसे आपके क्या होता है, लेवल 0 जिसे हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं, फिर आपके क्या होता है लेवल 1 होता है, फिर नेक्स्ट क्या होता है लेवल 2 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डीएफडी को डिफरेंट लेवल पे क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे डीएफडी को जो लेवल पे डिफाइन करने का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, देखो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पे सिस्टम को इजी तरीके से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जो भी आप सिस्टम है या जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो उसको इजी वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता है डीएफडी। अब डीएफडी 0 होती है, वो क्या होती है आपकी सबसे ज़्यादा हिडन होता है उसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है डीएफडी 0 में। डीएफडी 1 में थोड़ा सा और डिटेल से बताया जाता है चीज़ों को, और डीएफडी 2 के अंदर हर एक जो आपके प्रोसेस होते हैं और साथ में जो उसका जो डेटा स्टोर होता है उनको पूरा डिटेल से बताया जाता है। तो ये डीएफडी का जो लेवल है वो नॉर्मली क्यों डिजाइन किया जाता है, तो पढ़ो एक बार ऑप्शन पढ़ो। इट इज़ ए गुड आइडिया फॉर डिजाइन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा एनालिसिस पे काम करती है, डिजाइन पे तो काम भी नहीं करती। इट इज़ रिकमेंड बाय मैनी एक्सपर्ट, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ इजी टू डू इट, हाँ ये मैं मान सकता हूँ। आगे देखो नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज़ इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड ए नंबर ऑफ स्मॉलर डीएफडीएस देन वन लार्जर डीएफडी। ये बिल्कुल सही बात है कि ये इजीली क्या होती है, रीड होती है और अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, एक जो स्मॉलर जो डीएफडी होती है वो इजी से रीड की जा सकती है, अंडरस्टैंड की जा सकती है लार्ज डीएफडी की तुलना में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो सिस्टम एनालिसिस्ट हैव टू इंटरेक्ट विद। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका सिस्टम जो एनालिस्ट होता है वो किससे इंटरेक्ट करता है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो आपका सिस्टम एनालिस्ट होता है वो आपके किसी भी सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो आपके जो भी आपका सिस्टम डेवलप हो रहा है और जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो आपका एनालिस्ट का ही होता है। आपके जनरली एक पोस्ट भी आती है राजस्थान में, एसीपी, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर। ठीक है, तो जो एसीपी पोस्ट होती है उसका काम क्या होता है, उसका काम ही होता है कि वो जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट का वो जो भी उस डिपार्टमेंट के अंडर में जो भी प्रोजेक्ट आएगा उस प्रोजेक्ट का वो लीड करता है, पूरा प्रोजेक्ट को लीड वही करता है जो एनालिस्ट होता है, एसीपी होता है। ठीक है, अच्छा वो सिर्फ और सिर्फ खुद से कोडिंग करने नहीं बैठेगा, कभी भी खुद से वो कोडिंग करने नहीं बैठता और खुद से वो डेटा एंट्री नहीं करेगा। उसके अलावा सारा का सारा मैनेजमेंट कौन करता है, एनालिस्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऑप्शन देखो, मैनेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल करता है भाई। अच्छा, एंड इंटरेक्ट किससे करता है, मैनेजर से करता है।
जो कंपनी होती है उसके मैनेजर से इंटरेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। यूजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो यूजर्स होते हैं उनसे भी इंटरेक्ट करता है। प्रोग्रामिंग टीम से भी इंटरेक्ट करता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं, इससे नहीं करेगा। देखो उसका इस डेटा एंट्री ऑपरेटर से इंटरेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होते हैं, आपके रियल में आपके क्या करते हैं, वो आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाली टीम से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो उससे हाई लेवल की जैसे प्रोग्रामिंग टीम होती है उनको सबको क्या करता है, मीटिंग वगैरह कंडक्ट कर लेता है, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर्स नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। ये पूछ रहा है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का दूसरा नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, को लेवल 0 जो आपकी डीएफडी होती है, जो लेवल डीएफडी 0 जो डीएफडी होती है उसी को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। ठीक है, लेवल 0 की डीएफडी का ही नाम होता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड फॉर ए गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। देखो ये कह रहा है कि अच्छा एक जो एसआरएस होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या विशेषता होती है। तो एक अच्छे एसआरएस की विशेषता क्या होती है भाई, जो अच्छा एसआरएस होगा वो ऑप्शन देखो यहाँ पे, करेक्टनेस मतलब वो करेक्ट सही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात पे सही होना चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब पूरा होना चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब है कि उसमें जो डेटा जो एंटर किया गया है वो सारा का सारा डेटा, अगर सपोज करो एक जगह पे आपने एंटर अलग डेटा किया है, दूसरी जगह पर अलग डेटा एंटर किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। डेटा सारा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो आपके जो गुड जो एसआरएस होता है उसकी सारी विशेषता होती है। ठीक है, तो देखो इसके अलावा अगर गुड एसआरएस की बात करूँ तो वो अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ट्रेसेबल होना चाहिए, ये सारी आपकी क्या एसआरएस की विशेषता होती है। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। विच इज नॉट यूज इन कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। ये कह रहा है कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम में क्या यूज नहीं किया जाता है। तो देखो आपको ध्यान रखना है, जो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम होता है उसको हम कहते हैं लेवल 0 डीएफडी। लेवल 0 डीएफडी। अच्छा, लेवल 0 डीएफडी मतलब क्या होता है, जहां पे क्या दर्शाया जाता है, एक प्रोसेस होता है। देखो ये एक प्रोसेस होता है और यहाँ पे क्या होता है, उस प्रोसेस को यहाँ पे जो आपकी एक्सटर्नल जो आपकी एंटिटीज होती है उनके साथ में इंटरेक्ट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है और साथ में देखो ये तो प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये डेटा फ्लो हो गया, डेटा फ्लो हो गया, ये आपके एक्सटर्नल एंटिटी होती है। अच्छा, अब इसमें क्या नहीं दर्शाया जाता, अब देखो यहाँ पे सोर्स, भाई सोर्स दर्शाया जाता है, ये आपके सोर्स है, दर्शाया जाता है सोर्स को। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल एंटिटी आपके सोर्स है। डेटा फ्लो दर्शाया जाता है, डेटा फ्लो की डेटा फ्लो रहा। डेटा स्टोर को नहीं दर्शाया जाता, डेटा स्टोर को नहीं दर्शाया जाता, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस को दर्शाया जाता है, देखो ये प्रोसेस रहा। ठीक है, तो आपका कॉन्टेक्स्ट लेवल का जो डायग्राम होता है उसमें कभी भी डेटा स्टोर को नहीं दर्शाया जाता, वो लेवल 1 और लेवल 2 में दर्शाया जाता है, लेवल 0 में नहीं दर्शाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट यूज ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस। देखो ये कह रहे हैं कि सिस्टम एनालिसिस के दौरान कौन सा टूल को यूज नहीं किया जाता। तो ध्यान रखना कि आपका जो सिस्टम एनालिसिस पार्ट होता है उसके अंदर ये पूछ रहे हैं कि कौन से टूल का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे पहला टूल है डीएफडी, बिल्कुल सही बात है, डीएफडी को ड्रॉ किया जाता है, ये राइट आंसर सही बात है। ये नोट पूछा आपसे ना। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश भी ड्रॉ की जाती है। स्ट्रक्चर चार्ट नहीं, स्ट्रक्चर चार्ट ड्रॉ नहीं किया जाता है। स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है, हिप्पो आईपीओ चार्ट होते हैं, वो हमेशा किस में होते हैं, वो डिजाइन फेज में ड्रॉ होते हैं। ठीक है, आपके डिसीजन ट्री भी और डिसीजन टेबल भी ये आपके ड्रॉ किया जाता है सिस्टम एनालिसिस फेज में ही, लेकिन कभी भी आपका स्ट्रक्चर चार्ट को डिजाइन नहीं किया जाता। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये डिजाइन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ये आपके डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें कि आपको ये जो टॉपिक आपका जो सिस्टम एनालिसिस डिजाइन जो आपका एक टॉपिक दिया गया है, एक आपके कवर किया गया, एक यूनिट कवर की गई है। इस यूनिट में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें बिल्कुल एक कंसेप्चुअल बेस्ड पे क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट को आप प्राइमरी यूनिट मान के इसको फोकस करेंगे, और इस यूनिट के जो भी क्वेश्चन है वो मैं अलग अलग लेवल पे, मैं डिफरेंट एमसीक्यू पार्ट में आपके अलग अलग लेवल के क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको ये टास्क, आपको ये काम करना है कि जो आपके यहाँ पे डिफरेंट लेवल के जो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, इसमें अगर आपको कहीं पे कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली आप नोट्स को कवर करेंगे, और साथ में आप मुझे यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको जो भी जिस पोर्शन में डाउट है उस पोर्शन की मैं वीडियो भी वहाँ पे बना के आपके अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको कौन से पोर्शन में क्या डाउट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स
जहाँ पे ये जो आपको फ्री लेक्चर सीरीज दी जा रही है, तो आप प्लीज़, आपको छोटा सा टास्क दे रहा हूँ कि जहाँ पे आप इस लेक्चर सीरीज को लाइक करेंगे और साथ में आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है। मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो साथ में आप भी मेरे साथ काम करेंगे और इतने एफर्ट्स से आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।